Trump is this close in winning US 2024 elections. The new era is here. It is go time. Donald Trump was grazed by a bullet fired from the rooftop. He's the only one that can fix the mess we're in. We will make America great again. This campaign is about who we fight for. We believe in the promise of America, and we're ready to fight for it. This country is not ready for a Marxist president. There are some people who think we should be a country of chaos. Kamala, you're fired. Get out of here. I will proudly put my record against his any day of the week. हेलो एवरीबॉडी। तो यूएस के इलेक्शन का सीजन आ चुका है और माहौल में बहुत ही गर्मा गर्मी आ चुकी है और माहौल पूरा गर्म है। मानो या ना मानो, ये वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री के इलेक्शंस हैं, तो पूरे की पूरी जितनी भी कंट्रीज इस ग्लोब पे है ना, सब के सब नजरें गड़ाए बैठे हैं कि इस इलेक्शंस में क्या होने वाला है और आखिरकार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा कौन। चलिए, वैसे अगर आप पॉलिटिक्स को साइड में रखें तो डोनाल्ड ट्रंप को है ना, मैं एक बहुत ही अलग सी केस स्टडी मानता हूँ। मतलब ये बंदा अपने आप में ही पूरा एक केस स्टडी है, क्योंकि अगर आप लास्ट टू लास्ट इलेक्शंस को देखें, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस हिलरी क्लिंटन, हिलरी वॉज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट। वाइल ऑन पेपर ट्रंप जो था ना, वो सबसे बड़ा डिजास्टर था अमेरिका के लिए। हिलरी क्लिंटन अपनी सर्विस में 43 ईयर्स से है। हिलरी क्लिंटन यूनाइटेड स्टेट्स के लिए फर्स्ट लेडी रही है, वो भी पूरे के पूरे 8 साल। हिलरी क्लिंटन यूएस की सेनेटर भी थी न्यूयॉर्क से। हिलरी क्लिंटन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रही है जब ओबामा प्रेसिडेंट थे, और उनके कार्यकाल में वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस का भी पार्ट थी एक तरीके से, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी, वुमेन राइट्स और बहुत कुछ। सिर्फ इतना ही नहीं, हिलरी क्लिंटन ने जो ओबामा पर अटैक हुआ था उसको भी पूरी तरीके से ओवरसी किया था और उस पर पूरे के पूरे इनपुट्स दिए थे। उस प्लान में भी शामिल थी काफ़ी हद तक। और वही अगर आप ट्रंप को देखें तो ट्रंप हिलरी क्लिंटन के आसपास भी नहीं था। जीरो एक्सपीरियंस इन पब्लिक ऑफिस, जीरो एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट ऑफिस एंड जीरो एक्सपीरियंस इन पॉलिटिक्स। हिलरी क्लिंटन जब मेहनत कर रही थी और पब्लिक का भला करने में, मतलब देश भला करने में लगी हुई थी, तब ट्रंप ने एक रियलिटी शो होस्ट करा जिसका पब्लिक सर्विस से कोई भी लेना देना नहीं था। हिलरी को लोग उसकी देशभक्ति की वजह से जानते थे, जबकि जो ट्रंप था उसको लोग उसके लग्जरियस होटल्स, महंगी महंगी गाड़ियाँ, बिजनेसमैन और एक तरीके के अय्याश के रूप में जानते थे। आप कह सकते हैं विजय माल्या ऑफ यूएस। जहाँ हिलरी को बिल्कुल मैच्योर और सेंसिबल समझा जाता था, वहाँ ट्रंप जो हैं वो ट्रंप महाशय अब जाने जाते थे अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए, रेसिस्ट स्टेटमेंट्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा तड़कते भड़कते मसालेदार न्यूज़ के लिए। Liar. Rapist. Is she Indian or is she black? It's very simple. You're a nasty person. You call women you don't like fat pigs, dogs, Take a look at her. She's a slob. slobs, and disgusting. स्टिल डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ऐसा इंसान कैसे यूएस का प्रेसिडेंट बन गया। यूएस का प्रेसिडेंट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जो बंदा यूएस का प्रेसिडेंट बनता है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पावर होल्ड करता है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। Animals. Like you wouldn't have your job if you weren't beautiful. Well, we have some of the dumbest leaders in the world. Have you heard her laugh? जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीता था ना, तो पूरा का पूरा वर्ल्ड शॉक था कि ये हो कैसे गया, ये क्या हो रहा है। चलो, ये तो सारी पुरानी बातें हो गई। अब आते हैं अभी करंट सिनेरियो पे, 2024 के सिनेरियो पे, जहाँ पे फिर से वहीं की वहीं सिचुएशन आ गई। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है कमला हैरिस, और ट्रंप इस बार भी वही टेक्निक यूज़ कर रहा है जो उसने 8 साल पहले यूज़ करी थी। पूरा का पूरा मीडिया अटेंशन कैप्चर कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप 8 साल पहले इलेक्शन जीता था और कैसे इस बार भी वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि कैसे एक बंदा जो पूरा का पूरा पॉलिटिक्स में नया है, बिना किसी मीडिया सपोर्ट, बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, यूएस का प्रेसिडेंट कैसे बन गया। क्या उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज रही थी जिसने पूरे के पूरे यूएस के इकोसिस्टम को हिला दिया, और वो 2024 में कौन से टैक्टिक्स यूज़ करके फिर से जीतने की तैयारी कर रहा है। तो आज से 13 साल पहले ट्रंप ने एक बहुत ही तगड़ा एलिगेशन लगाया बराक ओबामा पे रिगार्डिंग हिज बर्थ सर्टिफिकेट। ट्रंप ने दावा करा कि बराक ओबामा एक्चुअली में वहाँ का सिटीजन है ही नहीं। Trump has been getting lots of attention and rising in the polls by questioning whether President Obama was born in Hawaii. I got him to do something that nobody else could get him to do, And I've been given great credit for you that. raised this issue of his credibility, that if he has it, he should release it. Absolutely. और अगर वो है तो वो प्रूफ ला के दे दे। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये तो बहुत ही बचकाना सा दावा है, किसी ने क्या ही इसे सीरियसली लिया हुआ, राइट? नहीं,
उसके स्ट्रॉन्ग एलिगेशन की वजह से अमेरिका में इतना हड़कंप मच गया, इतनी ट्रोलिंग चालू हो गई ओबामा के ऊपर कि उसे फाइनली अपना बर्थ सर्टिफिकेट ला के पब्लिक डोमेन में शो करना पड़ा। यूएस के प्रेसिडेंट के लिए बहुत बड़ी बात है ऐसी बचकानी सी स्टेटमेंट पे इतना बड़ा जवाब देना, सबके सामने अपना बर्थ सर्टिफिकेट ला के देखना और क्लैरिफाई करना कि भाई मैं यहीं का सिटीजन हूँ, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मैं कहीं बाहर से नहीं आया हूँ। जिसकी वजह से ट्रंप को बहुत तगड़ी मार्केटिंग मिली, बहुत तगड़ा मीडिया अटेंशन मिला, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली। बट इसके बाद बराक ओबामा भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने वेट करा सही मौके का जिसमें वो पूरा का पूरा उसका रिवेंज ले सके। सो अमेरिका में शुरुआत से एक प्रथा रही है कि एक डिनर का जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज करा जाता है इलेक्शंस के पहले, ताकि एक हेल्दी रिलेशनशिप बना रहे जिसमें नामी ग्रामी बिजनेसमैन आते हैं, अपोजिशन पार्टी आती है, और ये बहुत ही डिसेंट, बहुत ही अच्छा और मतलब पॉजिटिव वाइब्स वाला इवेंट हमेशा से रहता है। इस डिनर का नाम होता है द व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर। बड़े बड़े मीडिया पर्सन्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन सब यहीं पे मौजूद होते हैं। गेस व्हाट, बराक ओबामा ने इस इवेंट में डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरीके से रोस्ट करा, इतना बुरा कि पूरे के पूरे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एक हंसने का टॉपिक बन गए, एक तरीके का क्लाउन बन गए। No one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing? Say what you will about Mr. Trump, he certainly would bring some change to the White House. Donald Trump has been saying that he will run for president as a Republican. सोचो आप एक ऑडियंस में बैठे हो और करंट यूएस प्रेसिडेंट आके आपकी बेइज्जती करे, कितनी बड़ी बेइज्जती होगी आपकी। हाँ मतलब इंडिया में ये आम बात है, पर यूएस में नहीं थी उस समय इतनी। ट्रंप के स्वाभिमान को जो है इससे बहुत ज़्यादा मतलब ठेस सी पहुंच गई, बहुत ज़्यादा दिल टूट गया ट्रंप का, और ट्रंप ने कहा कि इस बार तो इलेक्शंस मैं ही जीत रहा हूँ और इस बार चाहे हुक चाहे क्रुक मुझे कैसे भी यूएस का प्रेसिडेंट बनना है। अब यार सोच तो सभी लेते हैं, सारे अपोजिशन सोचते ही रहते हैं, सोचने में तो क्या ही जाता है। मैं भी सोचता हूँ कि ये प्रेसिडेंट बन जाए या ये प्राइम मिनिस्टर बन जाए इंडिया का, बट सोचने से क्या होता है। पूछने वाली बात यह है कि ऐसी कौन सी जड़ी बूटी मिल गई ट्रंप को जो वो यूएस के इलेक्शंस जीत ही गया। तो ट्रंप ने यूज़ करी एक बहुत ही तगड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जिसे कहते हैं SAP, जिसका फुल फॉर्म है सेंटिमेंट एनालिसिस सिंप्लीफिकेशन एंड प्रॉमिस ऑफ प्रपोजिशन। बहुत ही भारी भारी वर्ड्स लग रहे हैं, राइट? अभी इनको इजी कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस से। तो ट्रंप ने यूएस की जनता के बेसिक 3 जो सेंटिमेंट्स है जिससे वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं उनको फाइंड आउट कर लिया। पहला कि यूएस की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा डाल रही है अफगानिस्तान में। अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, स्टिल वो फेल हो गए। जब अमेरिका का इन्फ्लेशन पीक पे था और अमेरिका के लोगों के पास रहने को घर नहीं था, तब वहाँ की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में पैसा डाले जा रही थी अगेंस्ट तालिबान। Continues to rise at an alarming rate. More than 500,000 Americans are homeless on any given night. Millions of American households, they are struggling to get enough food. But clearly, we as a country, जिससे उनका कोई लेना देना ही नहीं था। सोचो इंडिया में भुखमरी फैली है और यहाँ की गवर्नमेंट श्रीलंका में 1000 करोड़ रुपए दान कर रही है। आप लोगों को कैसा लगेगा? आई होप अच्छा तो नहीं लगेगा। ऐसा ही वहाँ के लोगों को लग रहा था। सेकंड सेंटिमेंट था फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन। सेकंड था फ्रस्ट्रेशन एंड फेलियर ऑफ ओबामा केयर। Obamacare is a complete and total disaster. They can say what they want. They can guide you any way they want to guide you. In some cases, they guide you incorrectly. In most cases, you realize what's happened. It's imploding. We're winning the lawsuit to terminate Obamacare in Texas. We are winning. अब जिनको नहीं पता ओबामा केयर क्या था, बेसिकली ओबामा केयर जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी का बेसिक मोटिव ये था कि जितने भी अमेरिकन्स हैं उन सबके पास इंश्योरेंस पॉलिसी हो और वो सब के सब एक इंश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर पर्सन बन जाए, जो कि बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया, बैकफायर्ड हो गया। 2013 से 18 के बीच में इंश्योरेंस प्रीमियम स्काई रॉकेट कर गए, इवन डबल हो गए, जिसकी वजह से अमेरिका की जो जनता थी ना वो बहुत बुरा चढ़ गई। जहां ट्रंप रोज सरकार की फजीती कर रहा था, इन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहा था, बता रहा था सरकार की कमियां, और जो इनकी फेल्ड पॉलिसीज थी उनके ऊपर थू कर रहा था, तब हिलरी क्लिंटन बिल्कुल चुप थी। वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी इन टॉपिक्स के बारे में। वो भी जानती थी कि ये फेलियर है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि वो खुद पार्ट थी गवर्नमेंट का, वो खुद इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थी, तो वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। इसी का पूरा फायदा जो है वो ट्रंप ने उठाया और पूरी तरीके से उनको लताड़ा,
पब्लिकली उनकी बेइज्जती करी कि ये फर्जी गवर्नमेंट है, ये नए आदमी को आने नहीं दे रहा है, ये आउटसाइडर को ट्रीट अच्छे से नहीं कर रहा है, ये चाहते नहीं है कि कोई नया बंदा गवर्नमेंट में आए। इस सब के साथ साथ अमेरिका उस समय बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से भी जूझ रहा था और साथ ही साथ ड्रग्स की प्रॉब्लम से भी जूझ रहा था। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली यूएस की जनता क्या फील कर रही थी। Problem. The scourge of drug addiction continues to claim too many lives in the United States. The only way to solve the drug problem is through toughness. When you catch a drug dealer, you gotta put him away for a long time. Unemployment is 13 to 15, maybe even 16 or 17%, because so many people have given up looking for jobs. अमेरिकन्स का मानना था कि यूएस की गवर्नमेंट जो सारी की सारी जितना भी काम मैन्युफैक्चरिंग जो भी हो रही है वो सब आउटसोर्स करी जा रही है, जिसका फ़ायदा जो है वो चाइना को हो रहा है, अमेरिका को नहीं हो रहा। और यहाँ की जो जॉब्स हैं वो छिन के कहीं ना कहीं उनके पास पहुँच रही हैं। यहाँ के लोग अनएम्प्लॉयड हैं और वहाँ के लोग एम्प्लॉयड होते जा रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये भी मानना था कि जैसे जैसे इमिग्रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी जॉब छिनती जा रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या करा, डोनाल्ड ट्रम्प ने हर स्टेट का एक लोकल सेंटिमेंट जो है वो फाइंड आउट करा और उसको पकड़ा। इंडिया की तरह हर कंट्री में स्टेट्स के मुद्दे अलग होते हैं और नेशनल मुद्दे अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का जो नेशनल मुद्दा वो है अनएम्प्लॉयमेंट और अनएजुकेशन। तो स्टेट्स जैसे कि फ्लोरिडा, नॉर्थ कैलिफोर्निया और जॉर्जिया, इनमें ट्रम्प का मुद्दा था इमिग्रेंट्स, गन राइट्स एंड रिलीजियस फ्रीडम। वहाँ पर उनका मुद्दा अग्रेसिवली इमिग्रेंट्स को लेके था। इसी तरह ट्रम्प ने जो है ना नेशनल मुद्दे और स्टेट मुद्दे दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करा और अपने कैंपेन्स को उसी तरीके से डिज़ाइन करा और वहाँ पे अपनी कैंपेनिंग चालू करी। दूसरी स्ट्रेटजी जो ट्रम्प ने यूज़ करी वो दुनिया के कई पावरफुल लीडर्स ने, कई पावरफुल तानाशाहों ने भी यूज़ करी हुई है, जिसका नाम है आउटसाइडर सीज स्ट्रेटजी। चलिए समझते हैं कि ये स्ट्रेटजी वर्क कैसे करती है। सबसे पहले आप डिफाइन करो कि आप किसके साथ खड़े हो, उसके बाद अपना एक एनिमी ढूंढो, उसके बाद लोगों को बताओ और आइडेंटिफाई करो कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। और जो दुश्मन है वो भी कोई छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, वो दुश्मन इतना बड़ा होना चाहिए कि लोगों को उससे डर लगे और लोग सोचें कि हाँ ये सच में हमें परेशान कर रहा है और आगे चल के ये हमें बहुत नुकसान देने वाला है। जो पूरे के पूरे सिस्टम के खिलाफ अकेले लड़ रहा है, जो कॉमन बंदा है और कॉमन लोगों के लिए ही दुनिया से लड़ रहा है, पूरे के पूरे इकोसिस्टम को हिला रहा है। सेम वही टेक्निक जो एक टाइम पे हिटलर ने यूज़ करी थी सत्ता में आने के लिए। आप विश्वास नहीं करोगे, कई बार तो उसने अपनी ही पार्टी के लोगों को पब्लिकली बेइज्जत करा, पब्लिकली अपॉलॉजी मांगने को कहा। जो खुद उसकी अपनी पार्टी के थे उनको उसने सरेआम करप्ट बोला और उनको निकाला। ये सब बोल्ड स्टेटमेंट्स और बोल्ड मूव्स करने के बाद ट्रम्प के पास एक बहुत बड़ा मीडिया अटेंशन आ गया। तो देखा जाए तो ट्रम्प ना सिर्फ हिलरी क्लिंटन को टारगेट कर रहा था बल्कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम को टारगेट कर रहा था और साथ ही साथ अपने सबसे बड़े दुश्मन मेक्सिको के जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं ना उनको भी टारगेट कर रहा था, जिसकी वजह से उसे पब्लिक का और मीडिया का बहुत सपोर्ट मिल रहा था। वहीं अगर आप हिलरी क्लिंटन को देखेंगे तो उनकी स्टेटमेंट्स और जो उनका कैंपेन था वो बहुत ही लो रिस्क लो प्रॉफिट वाली थी और उन्होंने LGBT को भी काफ़ी सपोर्ट करा। मतलब उनकी सीधी सीधी स्ट्रेटजी में इतना कोई खासा जो आप देखें वो इतना दम नहीं था, क्योंकि वो इतना रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उनको लगता था कि वो ऑलरेडी जीत चुकी हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ा। वही ट्रम्प एक से बढ़कर एक बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे। अब ये बोल्ड स्टेटमेंट्स जो होती है ना गाइस, बहुत ज़्यादा डबल एज स्वॉर्ड जैसी होती है, दो धारी तलवार जैसे हम कहते हैं, ये वो होती है। आपको ये यहाँ से यहाँ भी ला सकती है ना, और यहाँ से यहाँ भी ला सकती है, तो इसका कुछ कह नहीं सकते। बट ट्रम्प जो था वो बहुत ज़्यादा पैशनेट था, बहुत ज़्यादा उत्सुक था, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गया था और उसे किसी भी तरह इस बार और उसकी ये टेक्निक्स वर्क भी करी और वो यूएस के इलेक्शंस जीत गया। सो दैट्स इट गाइस। इस वीडियो में हमने सीखा एक बंदा जिसका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, वो कैसे वो पॉलिटिक्स में एंटर करता है और यूएस का प्रेसिडेंट बन जाता है, जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल इकोनॉमी है उसका प्रेसिडेंट बन जाता है, और कैसे उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतने बड़े टफ कंटेंडर को भी हरा देती है। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दे के जाना, सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को। मैं खुद आप लोगों के साथ सीख रहा हूँ और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं जो बाहर के टॉपिक्स, जो इंटरनेशनल ग्लोबल ये टॉपिक्स चल रहे हैं, उनको मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं ऐसे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाता रहूँगा।